क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पैंजिया के बारे में और बहुत ही खूबसूरती के साथ हम लोगों ने पढ़ा था और सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया था पिछले वीडियो को। लगभग 50 घंटे तक उस वीडियो को देखा गया है और लगभग 1.5 के तक लोग पहुँचे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहिएगा और सभी लोग तैयारी बना लीजिए अब बेहतर तरीके से जियोग्राफी पढ़ने का। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया था कि सारा सब कुछ हम लोग विद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मैपिंग के साथ। और मैपिंग के लिए आप लोग एटलस अपने पास रखिए और एक फेयर कॉपी बनाइए, साफ सुथरी कॉपी जिसमें आप तथ्यों को लिखते जाइए हमारे पैरेलल। ठीक है, और जो चीज़ें नहीं समझ आती बार बार वीडियो को रोक करके आप उसको समझें। ठीक है, फिलहाल आज से हम लोग शुरू करेंगे महाद्वीपों के बारे में और महाद्वीपों में हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और एक एक महाद्वीप के बारे में क्रम से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला महाद्वीप क्या है? अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जैसे आप कभी देखेंगे ग्लोब पर, तो ग्लोब पर सबसे केंद्रीय भाग में आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अब केंद्रीय भाग में है, थोड़ा सा अच्छा माना जाता है और बहुत ही पॉपुलर रहता है, इस वजह सबसे पहले आपको अफ्रीका महाद्वीप ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विश्व में केंद्रीय स्थिति में आता है और इसको कई पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा हम लोग इधर के भाग को कवर करेंगे। इधर देखिएगा, पहले एक बार स्थिति को कवर कर लेते हैं कि इधर है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। क्या है? हिंद महासागर। अफ्रीका महाद्वीप है, ये देख लीजिए ध्यान से। इधर ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के पूरब की तरफ, इधर क्या कहा जाएगा? पूरब डायरेक्शन, पूरब की तरफ है हिंद महासागर। और अगर पश्चिम में आएंगे तो इसको कहा जाएगा क्या? अटलांटिक महासागर। क्या कहेंगे? अटलांटिक महासागर। ठीक, और अगर आप उत्तर की तरफ चलेंगे तो सबसे ऊपर यहां जो हमको महाद्वीप दिखेगा इसका नाम है यूरोप महाद्वीप और बीच में ये जो सागर दिख रहा है ना, इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर। पहले स्थितियों को समझ लेना हमारे लिए जरूरी होता है। जब इधर देखेंगे हम लोग तो हमको दिखाई देगा हिंद महासागर और जब इधर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर जिसकी स्थिति या आकार की बात किया जाए तो अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसी इसकी आकृति है अटलांटिक महासागर की और दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर, जो कि आप कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो उत्तरी अटलांटिक और नीचे देखेंगे तो दक्षिणी अटलांटिक, लेकिन है पूरा क्या? अटलांटिक महासागर ही। ठीक है, और इधर क्या है? हिंद महासागर है पूरा। ठीक है, और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के ठीक ऊपर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। मेरे ख्याल से अब महासागरों की स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब इसी में एक और स्थिति समझ लीजिए कि यहाँ पर इधर है एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में ये कौन सा भाग है? तो आप कहेंगे अरब प्रायद्वीप है। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप कहते हैं इसको। ठीक, और नीचे यहां पर आपको दिखेगा रेड सी यानी लाल सागर। क्या नाम है? लाल सागर। तो अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ जो जलीय क्षेत्र है उनके बारे में स्थिति हम आपको क्लियर कर दिए हैं। और आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार कोई फीस या समय, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। हम लोग बार बार समझेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति को समझते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में अगर देखते हैं तो एक महाद्वीप है, उसका नाम है एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में अरब प्रायद्वीप से लगा हुआ है क्या? अफ्रीका महाद्वीप। और इसको अगर पार करते हैं तो ये जो जलीय क्षेत्र आपको दिखता है इसका नाम है लाल सागर, जिसे रेड सी के नाम से जाना जाता है। लाल सागर, उसके बाद ये पूरा जो है अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो समझना है। समझना क्या है? लाल सागर, भूमध्य सागर और क्या? स्वेज कैनल के बारे में समझेंगे, स्वेज नहर के बारे में समझेंगे और साथ ही कुछ देशों के बारे में समझना जरूरी है। तो हम एक एक पार्ट के बारे में समझाएंगे। अभी सिर्फ आपको उत्तर के बारे में समझाना शुरू करेंगे। उत्तर दिशा में कौन से देश हैं, क्या विशेषताएं हैं,
क्या राजधानियां हैं और कौन सी राजधानी जो है भूमध्य सागरीय तट पर लगी हुई है। इन सब के बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा रहे हैं एशिया महाद्वीप को, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। ठीक है, ये देखें इधर ध्यान से, यहाँ पर क्या है तो हम बताएंगे कि इसका नाम है, ये एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर क्या है, लाल सागर है। आइए थोड़ा सा कुछ स्थितियों को पहले क्लियर कर लेते हैं कि इधर किनारे कौन कौन से देश हैं। सिर्फ किनारे की बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर इसका नाम है सोमालिया। क्या नाम है? सोमालिया। आपको बताए थे इसके बारे में कि ये लोग डकैत प्रकृति के हैं, जहाजों को लूट लेते हैं। ठीक है, समुद्री डकैती करते हैं, पूरी की पूरी जहाज ही गायब कर देते हैं। ये लुटेरे टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए सोमालिया को याद रखना जरूरी है। सोमालिया के बाद बगल में देखेंगे लगा हुआ एक छोटा सा देश है, इसका नाम है जिबूती। क्या नाम है? जिबूती। और जिबूती के बगल में है इरिट्रिया। क्या नाम है? इरिट्रिया नाम है इसका। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर बात कर रहा हूं, इसका नाम है सोमालिया। सोमालिया के बगल में जिबूती, जिबूती के बगल में क्या है? इरिट्रिया है। अब इरिट्रिया के बगल में अगर बात किया जाए तो लगा हुआ जो भाग है उसका नाम है सूडान। क्या नाम है यहाँ पर? सूडान। सूडान के ऊपर अगर देखें यहाँ पर तो मिस्र, जिसे हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, मिस्र। मिस्र के बगल में क्या है? लीबिया। और लीबिया के बगल में क्या है तो आप कहेंगे इसका नाम है अल्जीरिया। समझने का प्रयास करेंगे। और इधर देखेंगे तो क्या है? मोरक्को। जितने लोग तैयारी करने वाले हैं एक देशीय, सभी के लिए जरूरी है। जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देशों की स्थिति को पहले क्लियर करेंगे। यहाँ पर सोमालिया, सोमालिया के ऊपर चलेंगे क्या मिलेगा? जिबूती। जिबूती के ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा? इरिट्रिया मिलेगा। और उसके बगल में क्या है? सूडान। सूडान के ऊपर मिस्र, और मिस्र के बगल में लीबिया, लीबिया के बगल में अल्जीरिया, और फिर उसके बगल में क्या है? मोरक्को। और यहाँ पर एक छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे एटलस में, तो यहाँ पर एक देश है, इसको कहते हैं ट्यूनेशिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनेशिया। जगह कम है फिर भी हम लिख रहे हैं, तो ये है ट्यूनेशिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उत्तर के सभी देशों को देख चुके हैं। ठीक, इनकी राजधानी के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे सोमालिया है तो सोमालिया की राजधानी का नाम है मोगादिशु। ठीक है, हालांकि राजधानी यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम प्रयास करेंगे जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में तो कम से कम जान ही ले, है ना। देखिएगा, यहाँ पर जैसे देखें तो हमने देश देखा सोमालिया, सोमालिया के बगल में जिबूती, जिबूती के बगल में इरिट्रिया, फिर सूडान, फिर यहाँ पर मिस्र, फिर लीबिया, फिर अल्जीरिया, फिर मोरक्को। ये देखिएगा किनारे किनारे लगे हुए कुछ देश हैं, या उत्तर दिशा में लगे हुए देश हैं। इन देशों की विशेषताएं क्या हैं वो समझते हैं। जैसे यहाँ देखें मिस्र, सबसे महत्वपूर्ण है मिस्र, इजिप्ट। मिस्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मिस्र से ही होकर गुजरती है क्या? स्वेज नहर, पहली विशेषता। और क्यों महत्वपूर्ण है मिस्र? क्योंकि मिस्र की राजधानी जिसका नाम है काहिरा, इसी काहिरा शहर जो है ये नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है, इसलिए भी यह जरूरी है। मिस्र को अगर आप पढ़ेंगे जैसे विचारकों के बारे में, जैसे हेरोडोटस कहते हैं कि यह नील नदी का वरदान है। कौन? मिस्र। और वास्तव में यही सच्चाई भी है। तो इसलिए अगर देखें तो मिस्र महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है? नील नदी, नाइल रिवर, ऐसे मिस्र से होते हुए चली जाती है कहाँ? भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती है। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हम बताएंगे काहिरा। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है। मेरे ख्याल से मिस्र के बारे में अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मिस्र के बगल में है क्या? लीबिया। और लीबिया की राजधानी क्या है? यहाँ पर है त्रिपोली। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा, जो कि तटों पर नहीं है, तट से लगा हुआ नहीं है, कोस्टल रीजन में इसकी कैपिटल नहीं है। जबकि वही लीबिया की राजधानी देखें जिसका नाम है त्रिपोली। ठीक है, राजधानी को नोट करिएगा, त्रिपोली एक तट पर लगा हुआ है भूमध्य सागर के। और इधर अगर देखें जैसे ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया की राजधानी है ट्यूनिस, ये भी तट पर लगी हुई है। ठीक है, और उसके बगल में है क्या? अल्जीरिया। और अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस। अल्जीरियस भी क्या है? पूरी तरीके से देखें तो तट पर लगा हुआ है। और मोरक्को,
मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। कुछ राजधानियों को जानना जरूरी है, देश की स्थिति क्या है वो भी जानना जरूरी है, किस सागर से लगे हुए हैं ये भी जानना जरूरी है। यहाँ देखें मोरक्को, मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को को कैसे याद रखेंगे? आप इतिहास में पढ़े होंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जिसकी पुस्तक का नाम है रिहला, शायद आप सुने होंगे, गाना भी है, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो बोले चुर्र, है ना। तो मोरक्को का ही रहने वाला था कौन? इब्न बतूता। ये याद रखने का तरीका है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रिहला। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रिहला। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस में आया हुआ है कि रिहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की। इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? मोरक्को। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो इसी देश के बारे में क्या मिलेगा? मूर देश का रहने वाला था ये। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो मोरक्को के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। मोरक्को का ही रहने वाला था इब्न बतूता जिसकी पुस्तक का नाम था रिहला। और क्या है मोरक्को की विशेषता? मोरक्को अगर देखेंगे ना तो ऊपर से भूमध्य सागर से भी लगता है, उत्तर में भूमध्य सागर से लगता है, और इधर देखेंगे उत्तर पश्चिम से तो इधर अटलांटिक महासागर से भी लगता है। तो मोरक्को एक ऐसा देश है जो दो दो सागरों से अपनी सीमा को स्पर्श करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोरक्को एक ऐसा देश है जो इधर से देखेंगे आप तो अटलांटिक महासागर से भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है, और अगर आप उत्तर में देखेंगे तो इधर भूमध्य सागर से भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है। इसलिए मोरक्को देश अपने आप में विशिष्ट माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण देश इसीलिए माना जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इधर समझना जरूरी है मोरक्को, और इधर मिस्र। मिस्र की क्या खासियत है? तो मिस्र की खासियत ये है, देखिएगा यहां से थोड़ा सा हटा रहे हैं इसको। मिस्र में ही एक प्रायद्वीप था जिसका नाम था सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम था? सिनाई प्रायद्वीप। आपको पता होगा सिनाई पेनिनसुला। इसी सिनाई पेनिनसुला को काट करके बनाया गया क्या? स्वेज नहर। स्वेज नहर कोई प्राकृतिक नहर नहीं है, स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जिसका निर्माण हुआ था 1869 में। ठीक है, इस बात को समझिए। मिस्र से लगा हुआ एक पेनिनसुला है, उसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। उसी को काट करके एक नहर बनाई गई, स्वेज नहर। और यह स्वेज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। कैसे? यहाँ देखें। अब थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ये क्या? यहीं पर स्थित है ये अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप किसका भाग है? किस महाद्वीप का? तो आप बताएंगे कि अरब प्रायद्वीप ये एशिया का भाग है। इधर क्या है? एशिया महाद्वीप है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ क्या है? लाल सागर है। और यहाँ पर क्या था? पेनिनसुला। कौन सा? सिनाई प्रायद्वीप। यहाँ लिख दे रहा हूँ सिनाई प्रायद्वीप। और इसी सिनाई प्रायद्वीप को ही काट करके क्या बनाया गया? स्वेज नहर। क्या बनाया गया? स्वेज नहर बनाया गया। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इसको याद रखना महत्वपूर्ण है, जो कि मिस्र देश से एकदम लगा हुआ है, मिस्र का ही ये भाग है। ठीक है, इधर देखें तो इसी को काटा गया और काट के बनाया गया क्या? स्वेज नहर। इधर क्या है? लाल सागर। क्या है? लाल सागर। और इधर क्या है? भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो इन दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम आप कह सकते हैं स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है, एक बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ देखिए। अब थोड़ा सा एक और स्थिति को यहीं पर समझ लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि इधर देख रहे हैं लाल सागर है और इधर अरब प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप में यहीं पर एक देश लगा हुआ है, इसका नाम है यमन। क्या नाम है? यमन। और इधर एक देश है, इसका नाम है जिबूती। क्या नाम है? हम एडिट कर दे रहे हैं इसको, इसका नाम है जिबूती। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है यमन। इन दोनों के बारे में समझना क्या है? यमन और जिबूती एकदम सटे हुए हैं, इनके बीच में एक पतला जलीय मार्ग है, और पतले जलीय मार्ग को ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेट, जलसंधि, जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसा पतला जलीय भाग जो दो बड़े सागरों को या जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, उसी को जलसंधि कहा जाता है। जल संधि, संधि मतलब जोड़ने वाला, और जल को जोड़ने वाले को ही जलसंधि कहेंगे। इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं।
तो यहाँ पर एक जलसंधि है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हम बोलेंगे क्या, हटा दे रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर क्या है, बाब अल मंडेब। क्या है? बाब अल मंडेब एक जलसंधि है। क्या है? बाब अल मंडेब एक जलसंधि है, जो कि किसके बीच में है, किन दो देशों के बीच में? तो आप बताएंगे इधर है जिबूती और इधर क्या है, इधर है यमन। तो यमन देश जो कि एशिया का है और जिबूती अफ्रीका का है, इन्हीं दोनों देशों के बीच में स्थित है क्या? तो आप बताएंगे बाब अल मंडेब जलसंधि। एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि एशिया और अफ्रीका के बीच में पाई जाने वाली जलसंधि का नाम क्या है? तो हम बताएंगे बाब अल मंडेब जलसंधि। मान लीजिए आपको महाद्वीप नहीं देता है, देश का नाम देता है, तो आप बताएंगे कि यमन और क्या, जिबूती के बीच में पाया जाता है बाब अल मंडेब। बात समझ आई? एक छोटी सी बात यहीं पर और जान लेते हैं, वो ये है कि जहां ये बाब अल मंडेब है, इसी के इधर देखेंगे ना पूरा, तो इस भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ तो पूरा मान लीजिए कि ये बाब अल मंडेब है, यहाँ ये पतला जलीय भाग, ठीक है। तो यहाँ ये जो भाग लगा हुआ है, यहाँ जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है? इसको कहा जाता है अदन की खाड़ी। क्या नाम है? अदन की खाड़ी कहा जाता है। इसको समझना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा जानते रहें, धीरे धीरे सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। तो बाब अल मंडेब एशिया और अफ्रीका के बीच में, अदन की खाड़ी अरब प्रायद्वीप के नीचे स्थित है, ठीक है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, जो कि एक कृत्रिम नहर है जिसका निर्माण हुआ 1869 में, ठीक है। और इस नहर के बन जाने से एशिया से यूरोप या फिर इधर उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका के इन देशों में आने में क्या हुआ, आसानी हुई। बात समझ आई? यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे इस भाग को यहाँ पर, तो ये आप समझ लीजिए स्वेज नहर के ये सब चोक पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से सब चोक पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही खास पॉइंट। अब देखिए अगर किसी तरीके से यहाँ पर अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई गड़बड़ी हो जाए या फिर अनबन हो जाए और ये देश यहाँ से जहाजों को ना गुजरने दे, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब एक चोक पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है, जिनको समझना जरूरी है। तो ये अभी तक हम लोग उत्तर के देश के बारे में समझे हैं, ठीक है। एक बार सरसरी तौर पर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बाकी इधर के देशों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे, समझेंगे। इधर देखिएगा, यहाँ पर सोमालिया, बगल में जिबूती, यहाँ पर इरिट्रिया, यहाँ पर सूडान, उसके ऊपर मिस्र, मिस्र के बगल में लीबिया, लीबिया के बगल में अल्जीरिया, अल्जीरिया के बगल में क्या है, मोरक्को, ठीक है। यहाँ जो लीबिया है, यहाँ पर पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। वैसे और जगहों पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है, लेकिन लीबिया में सबसे बड़ा पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इधर ये उत्तर के देश हैं, और साथ में अगर देखेंगे तो इसी अफ्रीका से लगा हुआ जो सागर, उसका नाम है भूमध्य सागर है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा महाद्वीप है? तो हम कहेंगे यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। और इधर पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? तो हम बताएंगे एशिया महाद्वीप है। दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? तो हम बताएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस तरीके से इस पार्ट में हमने थोड़ा सा कुछ उत्तर में लगे देशों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इधर पश्चिम में, सॉरी पूरब में लगे हुए देशों की विशेषताओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही साथियों, सहयोग बनाए रखिए, थोड़ा सा प्रयास करिए शेयर करने का, और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। हम आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू।